ठीक है। चिलर के अंदर एक चीज होती है डेल्टा टी, जी वो सर। क्या होता है? तो जो हमारा पीटी होती है, जी पीटी सर। किस केस में लगा रहे हैं? सर। कि आपने बात की कि मीटर रूम में आती है, तो जी किस सर। तरह का मीटर रूम होता है, क्या होता है? जी तो हमारा एक इलेक्ट्रिसिटी होती है हमारे घर तक आती है, कैसे कैसे आती है, एक इंडस्ट्री के बारे में, बड़ी इंडस्ट्री के बारे में जी बात। सर। हेलो फ्रेंड, आप लोगों का स्वागत है स्किल्ड हिंदुस्तान में आज, और एक बहुत ही बेहतर इंटरव्यू होने वाला है और आप इसमें इंटरव्यू में भर भर के नंबर देने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा देखना है, सुपरवाइजर लेवल का इंटरव्यू रहेगा, इलेक्ट्रिकल और एचवीसी पॉइंट भी रखेंगे। वीडियो लंबा भी हो सकता है थोड़ा बहुत, बट आपके बहुत काम का होने वाला है। और वीडियो अच्छी लगे तो आपको वीडियो को लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है और ज़्यादा लोगों को शेयर भी करना है। और आपको लगे इंटरव्यू के बाद कि मुझे ऐसे होनहार बंदे मुझे चाहिए हैं, तो आप हमारे से कांटेक्ट करें, आपको ऐसे होनहार बंदे या हम इनको भी आपको प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे ये पता है कि आज का इंटरव्यू थोड़ा सा आज बढ़िया होने वाला है, मेरे हिसाब का होने वाला है। तो प्लीज सबसे पहले थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। जी सर, मेरा नाम संजय कुमार है और मैं गाजियाबाद ज़िले से बिलोंग करता हूँ। और इलेक्ट्रिकल में मेरे को करीबन हाउस वायरिंग से रिलेटेड जोड़ते हुए 15-16 साल हो चुके हैं। 15 साल से। 15-16 साल हो चुके हैं। इसमें मैंने कमर्शियल भी किए हैं, रेजिडेंशियल भी किए हैं और वैसे भी किया है अपना काम भी। ठीक है। जैसे आपने अपना काम किया जी सर। इतने साल, फिर आपने स्किल्ड हिंदुस्तान के साथ आप कनेक्ट हुए, तो कितनी चीजें आपने सीखी यहाँ पर आके जो आपके लिए नई थी? देखो सर, जो रियलिटी है, रियलिटी तो मैं बताता हूँ कि जो हम करते रहते हैं ना, जो डेली रूटीन में करते हैं, तो उससे अलग जो हमको देखने को ही नहीं मिलेगा, जो प्रैक्टिकली नहीं, उसको कैसे सीख पाएंगे। बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें मेरे को ऐड ऑन करनी थी और मेरे को स्विचिंग करनी थी अलग फील्ड में। इसमें जो है काफ़ी परेशानी होती थी। उधर से मान लो क्लाइंटों का प्रेशर आता था और फिर ज़्यादा सरदर्दी वाला काम था कि टाइम पे काम ना हो पाए तब प्रॉब्लम होती, फिर पैसा भी आने में भी पैसे में भी दिक्कत थी, फिर टाइम का भी इशू, कभी मशीनों का भी प्रॉब्लम, वेदर का भी सिस्टम रहता था और फिर दौड़ भाग ज़्यादा थी, ये चीज़। तो हम आप अपना टेक्निकल में, जैसे आपका इलेक्ट्रिकल एचवीएसी हम बेस ले लेते हैं, थोड़ा बहुत हम फायर भी, तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपके किधर है? जी सर, इलेक्ट्रिकल में आप ट्रांसफार्मर, ये अपना डीजी डीजल जनरेटर और ये अपना ब्रेकर वगैरह। ओके, एलटीएच। बाकी हाउस वायरिंग तो अपना स्ट्रांग है ही। ओके। तो मैं अगर आपसे बोलता हूँ कि भाई जो हमारा एक इलेक्ट्रिसिटी होती है हमारे घर तक आती है, कैसे कैसे आती है, एक इंडस्ट्री के बारे में, बड़ी इंडस्ट्री के बारे में जी बात। सर, पहले जो है, जो हमारी आती है पावर हाउस से जो आती है अपने, तो वो पहले टू पोल स्ट्रक्चर पे आती है, उसको जियो स्विच बोलते हैं और उसमें एक लाइटिंग अरेस्टर होता है प्रोटेक्शन के लिए। और फिर उसके बाद आती है हमारी आरएमयू में, उसके बाद आती है हमारी मीटरिंग रूम में, उसके बाद हमारी मीटरिंग से होते हुए वीसीबी पे आती है और वीसीबी से होके फिर हमारी ट्रांसफार्मर पे जाती है और ट्रांसफार्मर के बाद फिर हमारी एसीबी पे आती है, अल्टी पैनल पे, और उसके बाद हमारी आती है एमसीबी के थ्रू सब सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड्स के बाद फिर हमारी जाती है अपनी डीबी में। तो इसमें एसएलडी मैं बोलूँ बनाने को, तो एसएलडी हाँ, बना बना दोगे? दूंगा। सिंबल्स वगैरह पता है? सब सब पता है। चलो, बहुत बढ़िया। तो अभी आपने बताया पावर डिस्ट्रीब्यूशन का, मेरे को बताया। अब मेरे को थोड़ा सा आप बताओ कि आपने बात की कि मीटर रूम में आती है, तो किस तरह का मीटर रूम होता है, क्या होता है उसके अंदर? जी सर, मीटर रूम में जो होता है ना, अपना सीटी होता है, पीटी होता है और एक मीटर होता है और इंडिकेटर वगैरह होते हैं जो इंडिकेट करते हैं। तो सीटी और पीटी क्यों लगाने की जरूरत पड़ती है? सर, सीटी जो होती है ना हमारी, जो सीटी होती है वो हमारा करंट रीड करती है और करंट को हमें बताती है। जैसे आपने अभी देखो सीटी के बारे में जाना, जो हमारे आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीटर हैं उनके अंदर भी सीटी वगैरह होती है, तो लोग कहते हैं कि भाई उसको किसी तरीके से क्या उसमें चोरी हो सकती है क्या? अगर आपने तो हाउस वायरिंग भी देखा है या सब कुछ देखा है, कोई तो जनरल क्वेश्चन है ऐसे ही। जी सर, चोरी नहीं हो पाएगी। नो, नहीं हो पाएगी। उस तरह का सिस्टम है तो पॉसिबिलिटी नहीं जी है। नहीं।
ठीक है, बहुत सारे लोगों का भी चुंबक लगा देंगे तो ये हो नहीं सर, जाएगा। वो जब जब एनालॉग मीटर होती थी तब हो जाता था, कुछ मीटर से होता था वो कुछ, मैग्नेट तो से। मीटर जो है फिर उसको बंद कर देती थी, मोटर को चिपका लेती, तो तब पॉसिबल था, पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो हमारा पीटी होती है, जी सर। पीटी किस केस में लगा रहे हैं हम लोग? सर पीटी जो है ना, हमारी हाई वोल्टेज को जो है मेजर करने के लिए, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज पे करता है वो, तो उससे हम मेजर कर लेते हैं कि हमारी वोल्टेज कितनी पीटी है। का रेशियो क्या होता है? सर पीटी का ये होता है 11 के भी 1,110 अपॉन, 110 हाँ अपॉन अपॉन 110। 110। ओके, तो 11/110 आपने जी बताया। सर। तो और अगर मेरे उधर 33,000 आई है तो? 33,000 आई है तो सर उसको कितने में बदलेगा? उसको सर वो इतने में ही बदलेगा। 110 में बदलेगा। ऐसा क्यों करते हैं कि सब, जैसे हम 11,000 आए वहां भी 110 का यूज करते हैं सीटी, आउटपुट 110 देगा, 33,000 आ रही वहां भी 110, ऐसा तो क्यों? सर वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है ना। नहीं वो तो ठीक है, जी हम सर। 110 ही क्यों ले रहे हैं वोल्टेज? तो सर इससे ज्यादा हम मेजर नहीं कर पाएंगे ना नहीं, वोल्टेज मैं मेजर। 115 ले सकता हूँ, 120 ले सकता हूँ, 100 ले सकता हूँ, 110 ही क्यों लिया दोनों के केस में? 110 सर रेशियो है इसका, रेशियो है। इतने पे ये नहीं बिल्कुल, वो बात डिजाइन आपकी होती सही है। जी सर। थोड़ा सा जो लोग देख रहे हैं वहां पे भी समझदार लोग बैठे हुए हैं, जी तो सर। उनको भी थोड़ा सा पूछते हैं कि भाई 110 ही क्यों होता है दोनों के केस में? 11,000 रखिए, जब रेशियो होगा 11,000 अपॉन 110। अगर 33,000 रखिए फिर भी आउटपुट 110 रहता है, ऐसा क्यों रहता है? अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि जो बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि इस वीडियो में इसके बारे में नहीं बताने वाला हूँ, अगली वीडियो में हम इसके बारे में बताएंगे, उसके लिए आप सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो थोड़ा सा मुझे ना आप ट्रांसफॉर्मर के बारे में बताइए, ट्रांसफॉर्मर की सेफ्टी क्या क्या होती है? सर ऐसे तो बहुत सारी सेफ्टी, पर मेनली बताता हूँ मैं। ये जो है अपनी बकोज रिले, PRV, MOG, WTI, UTI, एक्सप्लोजन वेंट, ब्रीदर, कंजर्वेटर टैंक, ये सब, और फिर अर्थिंग भी आ जाती है, और लाइटिंग अरेस्टर भी है, ये सब। जैसे अगर मेरा जो ट्रांसफॉर्मर है, जी सर। ठीक है, उसके अंदर कोई फॉल्ट हो जाता है, जी सर। तो वो कैसे कैसे रिएक्ट करेगा, कैसे कैसे सिस्टम को पता लगेगा कि भाई ये हो गया है? सर किस तरह का फॉल्ट, इंटरनल फॉल्ट हाँ, या? इंटरनल फॉल्ट कुछ हो गया। अगर इंटरनल फॉल्ट आता है तो हमारी जो वाइंडिंग होती है उसमें जो है बबल्स बनते हैं, ऑयल में, तो वो जाके फिर जाते हैं अपनी बकोस रिले में, तो वो जो प्रेशर बनाते हैं, और वहाँ पे जो मरकरी स्विचिंग होती है, तो उसमें जो कांटेक्ट बनते हैं, पहले अलार्म का कांटेक्ट बनता है, अगर फिर ध्यान नहीं देते तो फिर उसके बाद वो ब्रेकर का बनता है, वो ट्रिप का बनता है, तो वो भी उस पे पहले ऑक्सिलरी पे जाएगी, ऑक्सिलरी जो है उसको मास्टर ट्रिप रिले, और मास्टर ट्रिप रिले शंट को देगी, और शंट VCB को ट्रिप करा देगी। ठीक है। अगर किसी वजह से सपोज मेरे पैनल के अंदर, HT पैनल के अंदर अलार्म आ गया है, जी तो सर। आप क्या करोगे? सबसे पहले क्या देखोगे? सर मैं उसका वो देखूंगा, वो जो है कि किस फॉल्ट के कारण मेरा अलार्म आया है, ग्राउंड फॉल्ट है, ओवर करंट है, शॉर्ट सर्किट है, इस तरह का मैं देखूंगा उसके बाद फिर। ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा अभी LT पैनल की तरफ हम मूव ऑन करते जी सर। हैं, तो LT पैनल के अंदर ब्रेकर लगता है अपना जी। ACB। जी सर। ACB में बोलते हैं एक भाई, इस ACB कितनी तरह के होते हैं? 2 तरह की होती हैं, EDO, MDO। EDO और MDO। MDO। EDO और MDO में मेनली जैसे जो अंतर होता है, जैसे एक तो EDO, इलेक्ट्रिकल ड्राउट, तो ये ड्राउट क्या होता है? सर एक तो होती है फिक्स वाली, जो फिक्स होती है, ठीक है, वो पूरी पूरी निकलती, और जो ड्रॉ आउट होती है वो बाहर आ जाती है, ये डिफरेंस है। तो जो फिक्स वाली है उसको बाहर निकालने के लिए हमें बस बार से उसको अलग करना पड़ेगा, पेंच खोलने पड़ेंगे जब भी बाहर आए। जी सर। ठीक है। तो ACB की सेफ्टी क्या क्या होती है? ACB की होती है सर, ये अपना ओवरलोड, ग्राउंड फॉल्ट, शॉर्ट सर्किट, और इंस्टेंटेनियस। जी। ठीक है। इसमें कॉइल कौन सी यूज होती हैं, या रिलीज कौन सी यूज होती है? इसमें सर शंट कॉइल होती है,
क्लोजिंग कॉइल होती है, और रिले जो होती है ये जो अपनी यूवी होती है, और एक उसकी होती है अपनी माइक्रोलॉजिकल की रिले होती है। ठीक है। जो ब्रेकर्स के अंदर इंटरलॉकिंग करते हैं, जी सर। क्यों करते हैं? वो सर इसलिए करते हैं कि जिससे मान लो कोई भी हमारे दो सोर्स आपस में टकराए ना, या शॉर्ट सर्किट या कोई अनहैपनिंग घटना ना हो। ओके। मेरी एक यूवी है, जी सर। वो खराब हो गई है, जी सर। जिसकी वजह से मेरा ब्रेकर ऑन नहीं हो रहा है, जी सर। तो आप क्या करेंगे अभी? तो सर आपने चेक किया, आपकी एक यूवी खराब निकल गई, जी सर। हाँ, और इमरजेंसी है, अभी पैनल तो चालू करना है, तो आप क्या करेंगे? तो सर वो बाईपास करनी पड़ेगी। ओके, यूवी को हटा देंगे। जी सर, अगर इमरजेंसी है तो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यूवी हटा दिया हमने, यूवी हटाने से प्रॉब्लम क्या हो सकती है सिस्टम के अंदर? तो सर वही प्रॉब्लम होगी, हमें प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी जो भी प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन, वो जैसे? नहीं मिल पाएगी। जैसे ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज जो होती है, अंडर वोल्टेज में काम करती है, वो नहीं मिल पाएगी। ओके। जी, तो और हमारे कोई इक्विपमेंट वगैरह हमारे खराब हो जाएंगे अंडर वोल्टेज की वजह से। ओके। जी सर। और क्या चीज हो सकती है, और किस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा हमें? अगर हमने यूवी बाईपास कर दी है तो किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा? हमको सर पावर कट का ध्यान रखना पड़ेगा। ये पावर कट में क्या ध्यान रखेंगे? लोड जो हमारा चल रहा है, कि कुछ लोड हमारा कंटिन्यू चलता है तो फिर उसमें प्रॉब्लम हो जाती है, अगर पावर कट जाती है बीच में, तो उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा हमें। देखो, वही इस क्वेश्चन से भी मैं थोड़ा सा सेटिस्फाई नहीं हूँ, और जो लोग देख रहे हैं ना उनको भी थोड़ा सा आंसर देना है। क्वेश्चन हमारा ये है कि यूवी हमने बाईपास कर दी, ब्रेकर तो हमने चला दिया, अब जो यूवी बाईपास की है उससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं, और मुझे किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, मुझे अपनी टीम को किन चीजों के लिए बोलूंगा, भाई इस चीज का ध्यान रखना, इस चीज का ध्यान रखना, इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि मैंने यूवी बाईपास कर रखी है। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा इसके बारे में। अगर आप लोगों के अच्छे खासे कमेंट आते हैं, अच्छे खासे लाइक आते हैं, तो इस पे हम स्पेशल एक वीडियो जरूर लेके आएंगे, क्योंकि अच्छा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जी सर। जो हमारा पैनल के अंदर एक बस बार होती है, केबल होती है, जी सर। तो पैनल के अंदर बस बार ज्यादातर क्यों यूज करते हैं, केबल क्यों नहीं लगाते? सर एक तो बस बार जो है वो स्पेसियस है, उसमें स्पेस मिलता है हमको, और उसमें जो है हम कहीं से भी इनपुट उठा सकते हैं, और हीटिंग नहीं होती, ये चीज़ें हैं। ठीक है। मेरी एक 10 HP की मोटर है। जी सर। वो चल नहीं रही है। जी सर। कंप्लेंट आई कि भाई मोटर नहीं चल रही, तो आप अपने साथ क्या क्या चीजें लेके उसको चेक करने जाओगे, और क्या कुछ सबसे पहले चेक करोगे? सर मैं एक मल्टीमीटर लेके जाऊंगा, टेस्टर लेके जाऊंगा, टेस्ट लैंप लेके जाऊंगा, ये सब चीज़ें लेके जाऊंगा, प्लेयर वगैरह ये सब तो हैं, ये सब लेके जाऊंगा। और सबसे पहले देखूंगा, मैं चेक करूंगा कि मेरे को वहाँ पे सप्लाई मिल रही है या नहीं मिल रही। उसके बाद फिर मैं ट्रैकिंग करूंगा कि हमारी सप्लाई कहाँ तक पास हो रही है। कंट्रोल वायरिंग चेक करूंगा, कॉन्ट्रैक्ट जो कॉन्ट्रैक्टर है वो प्रॉपर काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, ये सब चीज़ें चेक करूंगा, फाइंड आउट करूंगा। अगर उसके बाद भी अगर वो हमारा सिस्टम सही है, तब मैं मोटर पे जाऊंगा। तो सबसे पहले आप कंट्रोल वायरिंग चेक करेंगे? नहीं, पहले पावर चेक करूंगा। पावर है, ठीक है, पावर आ रखी है, ठीक है। अगला स्टेप है? अगला स्टेप फिर मैं देखूंगा कंट्रोल वायरिंग का, वहां से शुरू करूंगा, ये जो अपनी ये होती है वो लोड रिले कि हाँ ये, उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर पे जाऊंगा, ये सब चीज़ें चेक करूंगा, ये पार्ट्स है कॉन्ट्रैक्टर के, ये जो कंट्रोलिंग के। ठीक है, मोटर की बाइंडिंग चेक करनी है कि खराब है कि शॉर्ट हो गई है, तो इस मल्टीमीटर से कैसे चेक करेंगे, मुझे थोड़ा सा सर मैं इसको कंटिन्यूटी पे लगाऊंगा। कंटिन्यूटी का कैसे पता लगेगा भाई कंटिन्यूटी पे लग गया है कि क्या है? वो सर बीप करेगा, साउंड करेगा। वो सर बीप करेगा। ओके, अभी नहीं कर रहा है। अभी यहाँ पे कौन सा सिग्नल आ रहा है, कंटिन्यूटी पे है, किस पे है ये?
ये कंटिन्यू करता चल नहीं रहा है। ओके। ठीक है, अभी आवाज नहीं कर रहा है, कंटिन्यूटी पे कर रहा है। जी सर। लीड का इशू था। जी सर। ठीक है, कंटिन्यूटी पे कर लिया, अभी क्या करेंगे? जी सर। अब किस किस पॉइंट को चेक करेंगे, कैसे कैसे चेक करेंगे? मैं सर जो हमारी मोटर की जो वाइंडिंग है उनको चेक करूंगा कि अब मुझे ऊपर 6 टर्मिनल दिख रहे हैं, मुझे क्या पता कौन सी वाइंडिंग क्या है। ठीक है। ये जो हमारी एक होती है V1, हम्म V1 को V2 के साथ में चेक करूंगा। हम्म ठीक है। एक होती है U1, हम्म। U1 को U2 के साथ में चेक करूंगा। एक तो है W1, उसको W2 के साथ में चेक करूंगा। बस। अगर मेरी V1 और W1 आपस में बोल रही है तो वो शॉर्ट है, तो क्या प्रॉब्लम है? इंसुलेशन फेल। इंसुलेशन। जी। ठीक है, रेजिस्टेंस वैल्यू कितनी होनी चाहिए अप्रोक्स सब में? रेजिस्टेंस वैल्यू तो सर ध्यान। आइडिया नहीं। ठीक है, नहीं ध्यान हो ना तो उस केस में हमें क्या करना है, देखो जो लोग देख रहे हैं कि इक्वल आनी चाहिए तीनों फेस की। अगर आपकी इक्वल भी आ रखी है ना तो समझो कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो लोड बैलेंसिंग होता है, लोड हाँ बैलेंस होना चाहिए तो और ये इक्वल आएगा। हाँ, तीनों फेज जो पे वाइंडिंग है, वाइंडिंग में टर्न प्रॉपर पड़े हैं ना तो इक्वल आएगा। एम्पियर एम्पियर नहीं इक्वल नहीं, आनी चाहिए। देखो हाँ, वो एम्पियर भी अपना एक हाँ। एम्पियर तो जब चेक करेंगे ना जब चल रही है। अब हम उसकी उसकी वाइंडिंग को देख रहे हैं तो तीनों का जो रेजिस्टेंस है इक्वल रेजिस्टेंस आना वैल्यू चाहिए। है बराबर सी आनी चाहिए, बिल्कुल हाँ, इक्वल तो नहीं लगभग। आती है, हाँ, थोड़ा बहुत लगभग। ऊपर नीचे हो जाता है। जी। ठीक है, तो डीजल जनरेटर के बारे में क्या कुछ नॉलेज है आपको? जी सर, डीजल जनरेटर का जो है ये जो है अपना फ्यूल साइकिल, हम्म एयर साइकिल और ल्यूबल साइकिल, कूलेंट साइकिल और वाटर साइकिल। जी सर। इसमें कौन सा ल्यूबल यूज करते हैं? 50W40। 15W40। 15W40। ओके, अब मैं कूलेंट की जगह पानी अगर डाल दूंगा तो क्या होगा? सर उसमें जो है ना एक तो कोरोजन जमा हो जाएगी और फिर उसकी एफिशिएंसी इतनी नहीं होती, तो फिर स्केलिंग आ जाएगी उसके स्केलिंग आ अंदर। जाएगी, जी एक सर। रीजन तो ये बता दिया। ब्लॉक कर देगा। और क्या प्रॉब्लम आ सकती है? और सर ज़्यादा टेम्परेचर पे जो है ना पानी जो है स्टीम में बदल जाता है, तो फिर वो कहाँ से हीट एब्जॉर्ब करेगा। ये है कि डीजल के अंदर तो ज़्यादा हीट होती है। जी। ठीक है, हम थोड़ा सा अभी चिलर की तरफ चलते हैं। जी सर। तो चिलर कितनी तरह के होते हैं अपने? चिलर सर दो तरह के होते हैं, एक तो डीएक्स टाइप का और एक वाटर चिल। ओके, वाटर कूल्ड और एयर कूल्ड। एयर कूल्ड। ठीक है, देखो इसमें अभी जो लोग देख रहे हैं ये तो हो गया कूलिंग के आधार पर, दो तरह के होते हैं। कंप्रेसर के आधार पर होते हैं कि भाई इस तरह का कंप्रेसर है, ये कंप्रेसर है, ये कंप्रेसर है, तो उसके हिसाब से भी उनका स्क्रू टाइप है, ये है स्क्रू चिलर है, सेंट्रीफ्यूगल चिलर है। ठीक है, तो इस हिसाब से भी वो चेंज होते रहते हैं। जी सर। अगर मैं आपसे पूछूं कि एचवीसी क्या होता है, व्हाट इज द एचवीसी? सर हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग, एचवीसी। ये तो फुल फॉर्म बताइए आपने। जी सर। मुझे फुल फॉर्म नहीं जानी, मुझे कंप्लीट एचवीसी के बारे में थोड़ा सा सर बताइए। इसका जो एक्सप्लेन है वो ये है कि मान लो हमारा कोई भी ऑफिस है या कॉर्पोरेट ऑफिस है, उसमें जो भी क्लाइंट जो भी अपने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनको एक आरामदायक वातावरण प्रोवाइड करना और जो भी मॉइस्चर फ्री, कार्बन डाइऑक्साइड फ्री अच्छा वो देना है। बिल्कुल। जी सर। ठीक है, तो चिलर के अंदर कितने साइकिल्स होते हैं? 4 साइकिल होती है सर। ओके, एयर कूल्ड साइकिल में? एयर कूल्ड साइकिल में। ओके, एयर कूल्ड चिलर में? जी सर। एयर कूल्ड में भी 4 ही होती हैं? जी सर। ओके। उसमें तो सर 3 होती है ना, 3 होती है उसमें तो एयर कूल्ड में तो। ओके, ठीक है, 4 ही होंगी उसमें 4 भी? होती हैं सर। तो इस तरह बोल जाते हैं कि भाई उसमें 4 होती हैं। 4 ही होती हैं। जी सर। जो वाटर कूल्ड के बारे में थोड़ा सा मुझे बताओ। जी सर, जो वाटर कूल्ड है ना उसमें जो है जो हम कूलिंग कॉइल को एचयू की जो कूलिंग कॉइल होती है
उसको जो हम जो ठंडा करते हैं वो वाटर के थ्रू करते हैं। और जो अपना चारों कंडेंसर, साइकिल बताओ मुझे, चारों चारों साइकिल साइकिल कौन बताऊं? सी? एक तो सर होती है अपनी रेफ्रिजरेंट साइकिल, हम्म एक होती है कंडेंसर वाटर साइकिल, एक होती है एयर साइकिल, एक होती है चिल्ड वाटर साइकिल। हम्म, ठीक है। जो अपनी रेफ्रिजरेंट साइकिल है उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। जी सर, रेफ्रिजरेंट साइकिल जो है हमारी, जैसे कंप्रेसर जो है, कब पहले कंप्रेसर सक करता है, उसके बाद कंप्रेस करने के बाद रेफ्रिजरेंट जाती है कंडेंसर में, और कंडेंसर में जो है उसकी जो है हीट जो है कम हो जाती है, प्रेशर बना रहता है। उसके बाद कम हीट और प्रेशर के साथ में हो जाती है अपना उसमें एक्सपेंशन वॉल में। एक्सपेंशन वॉल के बाद जाती है वो, उसकी जो है हीट जो है कम हो जाती है, प्रेशर डाउन होने की वजह से उसका प्रेशर रिलीज हो जाता है, कम कर देता है। उसके बाद उसकी जो है नेचर बदल जाता है, वो कूल हो जाती है, माइनस में चली जाती है, और वो जो कूलिंग कॉइल को कूल कर देती है। ओके, ठीक है। चिलर के अंदर एक चीज होती है डेल्टा टी, जी वो सर। क्या होता है? डेल्टा टी सर, ये जो होती है हमारी डेल्टा टी, ये हमारी वो आती है, ये जो आती है, ये चिल्ड वाटर आता है, इसकी इनलेट वाटर और आउटलेट वाटर का डिफरेंस होता है डेल्टा टी। ओके, अप्रोच क्या होता है? अप्रोच होता है सर हमारा, ये जो सुपर हीट होती है, सुपर हीट, और उसमें जो है ये जो आउटलेट वाटर है चिल्ड जो है, उसका डिफरेंस है सर। सुपर हीट है? सुपर हीट तो कुछ क्या हो गया, कुछ सुपर हीट तो अलग चीज होगी। अप्रोच कंडेंसर के अंदर अगर नहीं है तो रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर, कंडेंसर के अंदर रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर। माइनस वेट बल्ब। हाँ, वेट नहीं बल्ब वो तो फिर अवेटेबल तो कूलिंग टावर के लिए कूलिंग आप यूज टावर का करोगे। ठीक है, इसमें रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर माइनस में आउट टेम्परेचर आउट है। टेम्परेचर। ठीक है, रेफ्रिजरेंट का कभी कौन सा लेते हैं जिसमें वो वेपर्स लिक्विड से वेपर में जब कन्वर्ट हो रही होती है, मतलब लिक्विड और वेपर में रहती है ना, वो वाला हम टेम्परेचर लेते हैं, और माइनस में हमारा आउट का टेम्परेचर। आउटलेट टेम्परेचर। अप्रोच बढ़ रही है तो क्या दिक्कत होगी? अगर सर हमारी अप्रोच बढ़ रही है तो हमारे जो कंडेंसर है उसमें जो स्केलिंग हो सकती है, और हमारे जो कूलिंग टावर से जो पानी आ रहा है वो उसका फ्लो कम हो सकता है, और कूलिंग टावर अच्छे से कूल नहीं कर पा रहा है, तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। हमारा जो सिटी फैन है वो काम नहीं कर रहा। जिस बिल्डिंग में डिटेक्टर, कितनी तरह के डिटेक्टर लगते हैं? फायर वाले सर? हाँ, सर स्मोक डिटेक्टर होता है, हीट डिटेक्टर होता है, और एक एक कार्बन डाई वाला भी होता है। जी सर। ठीक है। हर एक दोनों का होता है कॉम्बिनेशन, वो हीट भी डिटेक्ट करता है और ये सब करता है, वो मल्टी होता है, मल्टी वाला। तो यहाँ पर कुछ चीजें रखी हुई हैं, थोड़ा सा ये इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, कितना रेटिंग का है, क्या कुछ है इसके बारे में अच्छे तरीके से, कितने वोल्ट पे ऑपरेट होगा? ये सर, ये कॉन्ट्रैक्टर है सर। ये तो सर नंबरिंग सबमिटी हुई है। देखो कहीं तो लिखा हुआ है, मेरे को दिख रहा है इसके अंदर। ये सर दिख नहीं रहा अच्छे से। ये सर इसमें जो है ये जो होते हैं ये 220 पे भी ऑपरेट होते हैं और 240 पे भी होते हैं, और कभी कभी ये 200 ये जो है 24 वोल्ट पे भी ऑपरेट होते हैं। अगर हमारी कंट्रोलिंग जिसकी है उससे ऑपरेट होते हैं। ओके, जी सर। और बताओ थोड़ा सा इसी कॉन्ट्रैक्टर के बारे में। सीमेंस कंपनी का है सर ये। और ये सर 12 एम्पियर का है। जी सर। और सर इसमें जो है ये जो एनो पॉइंट है, और ये जो है ये टर्मिनल के हैं, और ये मोटर के हैं।
और क्या है, मैग्नेटिक स्विच होता है ये। जब तक इसको पावर मिलती रहेगी होल्ड करके रखेगा, लाइट चली जाएगी छोड़ देगा। तो एक ये जैसे ये मीटर है, इससे हम क्या क्या चीजें चेक कर सकते हैं और कैसे? सर इससे हम एसी वोल्टेज चेक कर सकते हैं, डीसी कर सकते हैं, और एसी वोल्टेज कितने तक चेक कर सकते हैं? इससे सर 1000 तक कर सकते हैं। है किस पे लिखा हुआ है कि? नहीं, इस पे सिलेक्टर होता है सर। ओके, कितना है दिखाना है? ये जो जैसे ही सिलेक्ट करेंगे हम इसको, ओके, ये जो 1000 ओके, और 750 वोल्ट, ठीक है, और 20 वोल्ट भी है माइनर वाला। ओके, और डीसी जो है ये 200 मिली। इसमें क्या हो रखा है कि आप बैटरी पे लगा के चेक कर रहे हो ना, तो -25 आ रहा है बैटरी का। जी सर। तो क्या दिक्कत हो सकती है? ये सर ये जो अपनी ये ना ये उल्टी लगी हुई है तब आ रहा है। अगर इसको पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव लगाए, नेगेटिव के साथ नेगेटिव, तो फिर पॉजिटिव ना आए। ओके, ठीक है। हम जो पैनल के अंदर कैपेसिटर बैंक क्यों लगाते हैं? सर वो पावर फैक्टर को मेंटेन करने के लिए। ओके, ठीक है। आरटीसीसी पैनल क्या होता है? आरटीसीसी पैनल होता है सर ये जो है अपना टेप चेंज करने के लिए, जो हमको बार बार ट्रांसफार्मर के पास में आना ना पड़े, वहीं से अपने ये जो बीएमएस ये रिमोटली या बीएमएस के थ्रू वहीं से अपना। एक रिले होती है हमारी मास्टर ट्रिप रिले। जी सर। वो क्या होती है? वो सर हमारी वीसीबी से पहले लगी होती है सर। वो जो भी हमारी रिलेज की कमांड आती है वो मास्टर ट्रिप रिले पे आती है, और वो जो फिर मास्टर ट्रिप रिले और सुपरविजन रिले में क्या अंतर होता है? जी सर, मास्टर ट्रिप रिले जो होती है हमारी वो जो है सेंसिंग देती है हमारी, ये जो सुपरविजन रिले से होते हुए आती है और मास्टर ट्रिप रिले को देती है। और मास्टर ट्रिप रिले जो है ये जो शंट कॉइल को अपनी कमांड देती है। उस ये जो सुपरविजन रिले है इसका काम ये है कि जब तक हमारा सर्किट जो भी फॉल्ट है कुछ जब तक ये हेल्दी नहीं होगा तब तक वो अपना ऑन नहीं होने देगी ब्रेकर को। सुपरवाइज करती है, सुपरविजन करती है सारे। अगर सब सिस्टम सही है तब अपना वीसीबी ऑन होगी। बहुत बढ़िया। तो वही जो लोग देख रहे थे, मैं भी उनको मजा आया होगा। कुछ कमेंट भी आप लोगों ने करने हैं। अभी क्या है कि 10 में से आप इनको कितने मार्क देना चाहेंगे ये कमेंट करके बताना है। और इनसे भी थोड़ा पूछ लेते हैं, आप 10 में से अगर मैं बोलूँ टोटल 10 का नंबर का इंटरव्यू था, तो अपने आप को कितने नंबर दोगे? जी सर, मैं अपने आप को 7 या 8 नंबर दूंगा। 7 या 8 नंबर, ठीक है। तो भाई देखिए, आप भी कमेंट करके बताइए कि आप कितने नंबर देना चाहेंगे। और मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ में। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।